हाँ जी, आगे चलिए, आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का ये लेक्चर 4 है, या हम ये कह सकते हैं कि चौथी वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं बता दूं कि ये इस चैप्टर का जो चैप्टर 2 है इसका ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। इससे पहले की 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज अपनी क्लासेस को पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पहले पढ़ने वाले हैं कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है जी? तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी सेल है जो क्या करता है, जो हमारी जो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या बताया गया? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वही है हमारा जी विद्युत रासायनिक सेल। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है। युक्ति मतलब क्या है? यंत्र, मतलब मशीन, ठीक है ना? तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी मशीन है या युक्ति हम कह सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? वही है जी हमारा विद्युत रासायनिक सेल। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे हमने पहले 2 नोट्स लिखे हैं, इसको समझ जाइए। सबसे पहली बात, विद्युत रासायनिक सेल की खोज कितने में हुआ था? सन 1780 ईस्वी में हुआ था। इनकी खोज किन्होंने किया था? लुईस गैल्विन ने किया था, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे दूसरी बात यहाँ पे याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, क्योंकि थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक और बात आप याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल है, इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना? आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यदि आपको गैल्वेनिक सेल भी कहे तो यही परिभाषा लिखेंगे, वोल्टिया सेल कहे तो भी आप यही परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए, इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे जानने वाले हैं दूसरा हमारा टॉपिक है जो है, दूसरा हमारा क्या टॉपिक है जी? दूसरा हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत अपघटनीय सेल क्या है? तो यहाँ पे विद्युत अपघटनीय सेल हमने लिख दिया, और ये हमारा क्या है? गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना? तो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल और यह है गैल्वेनिक सेल। तो अब हम जानेंगे कि विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होता है जी, इन दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, विद्युत अपघटनीय सेल एक पर लिख दीजिएगा, एक जगह हम लिख देंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। ये विद्युत अपघटनीय सेल अलग हो गया। अब विद्युत रासायनिक सेल कहे या गैल्वेनिक सेल कहे या वोल्टिया सेल कहे, ये तीनों में से कैसे भी घुमाकर कह सकता है, ठीक है ना? चलिए, तो विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। सबसे पहली बात, सबसे पहला अंतर क्या है कि विद्युत अपघटनीय सेल में यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा देगा। जबकि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि आपसे कोई पूछ दे विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि विद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसी युक्ति है
जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगर कोई पूछ दे गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, तो परिभाषा से ही पहला ये अंतर लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको पहला अंतर समझ में आ गए होंगे। दूसरा कह रहे हैं इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ नहीं होती हैं। जबकि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है ना, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो स्वतः होती है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है ना, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला तीसरा, एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो होगा विद्युत अपघटनीय सेल में वो एनोड धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक होगा, जबकि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। ठीक है ना, उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट से याद रखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक बर्तन है और इसमें हमने विलयन को भर दिया है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड है एक ये इलेक्ट्रोड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं। तो ये लिखा जा रहा है दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं, जबकि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए होते हैं। जबकि इसमें गैल्वेनिक सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे अलग अलग विद्युत अपघट्य में घुले हुए होंगे, डूबे हुए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें लवण सेतु नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में लवण सेतु का हम उपयोग नहीं करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग हम करते हैं। अंतिम आता है विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये हमारी विद्युत अपघटनीय सेल में जब तक हम विद्युत ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये कार्य नहीं करेगा, जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, हमने कहा ना, अभी इसमें कहा गया कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा हम दे रहे हैं तभी तो रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। और इसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा इसको मिला हुआ है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही बात है कि विद्युत ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, इसको देनी पड़ती है। तो ये था इसके 6 इंपॉर्टेंट अंतर जो कि हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है उत्क्रमणीय सेल। ठीक है ना, उत्क्रमणीय सेल क्या है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह सकता हूँ उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे मैं केवल परिभाषा बोल दे रहा हूँ। ऐसा सेल जिसको, मतलब जिसके वह ऐसा सेल जिसके विद्युत वाहक बल अनंत सूचना वृद्धि करने पर धारा समान मात्रा में विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है तो तथा रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे कि एक ऐसा सेल है जिसके जो विद्युत वाहक बल होते हैं, कोई भी सेल है तो उसके विद्युत वाहक बल होंगे ही, तो उसके अनंत सूचना वृद्धि करने पर, अनंत सूचना अगर वृद्धि करने पर जो धारा की समान मात्रा है, धारा की समान मात्रा विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है। आगे की दिशा में चल रही थी, फिर से विपरीत की दिशा में भी चलने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, तथा रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी चले और पीछे भी चले, वही उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणित हो जाती है, मतलब आगे और पीछे दोनों चलने लगती है। क्यों चलने लगती है, क्योंकि समान मात्रा में विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है जो विद्युत धारा होती है। तो उसी सेल को ही उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। ठीक है ना, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप याद ही करें तो बेटर रहता है, तो इसको आप याद करेंगे। अगला आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अगला आता है सेलों का विद्युत वाहक बल, ये इंपॉर्टेंट है जी। सेलों का विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी गया है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव
में जो अंतर होता है उसे सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेल हम ले लेते हैं, कोई भी सेल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक क्या है, बर्तन है जिसमें विद्युत अपघट्य घोला गया है और इसमें दो ये इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है ना। तो ये हमारा एनोड है जिस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, ये कैथोड है जिस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे याद रखें कि कैथोड है, ये एनोड है, सॉरी एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं ये कैथोड है, ये एनोड है। तो हम ये कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि किसी सेलों का इलेक्ट्रोड विभव को याद रखेंगे ई नोट से हम दर्शाते हैं। ये बेसिक बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से हम दर्शाते हैं। तो ये क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे हम सेल लिख दे रहे हैं, मतलब सेलों का इलेक्ट्रोड विभव है जो है ई नॉट। ठीक है ना। सेलों का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सेलों का इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट। तो ये कह रहे हैं कि एक तो हमारा कैथोड, ये जो कैथोड है ये सी, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। ये हमारा हो गया जी। ध्यान से समझेंगे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि कोई भी सेल है तो किसी सेलों के, कोई भी सेल है तो किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड एक एनोड है। ठीक है ना। तो किसी सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया ना। किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये होगा जी परिभाषा लिखने के बाद ये आप लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये साइड में चाहे फिगर बनाइए, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। व्यवहारिक सेल या हम यहाँ पे कह सकते हैं व्यावसायिक सेल या हम यहाँ पे कह सकते हैं बैटरी। व्यवहारिक यहाँ पे रहेगा तो बेटर रहेगा, या व्यवहारिक सेल आप लिख लीजिएगा या बैटरी ओनली लिख लीजिएगा, या सेल या बैटरी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेल या बैटरी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी। सबसे पहला होता है प्राथमिक सेल। सेल तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल जिसे संचायक सेल या बैटरी कहते हैं, और एक होता है तीसरा ईंधन सेल। अब हम सेल और सेल के प्रकार को हम जानेंगे। सबसे पहली बात आता है कि इसके तीन प्रकार होते हैं सेल का। सबसे पहले प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या है कि ऐसे सेल जिनको केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जिनको केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इतनी बार जानते हैं। जिसको हम केवल एक बार प्रयोग करें प्राथमिक सेल है। जैसे कि शुष्क सेल होते हैं उसको एक बार प्रयोग करते हैं, जैसे मरकरी सेल होता है उसको एक बार प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल का मतलब समझ रहे हैं। अरे बाबू जैसे लाइट है, पहले अभी भी लाइट वो मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम जलाते हैं तो बढ़ता है। तो उसमें लाइट के लिए हम क्या कराते हैं, सेल लाते हैं ना, छोटी छोटी सी सेल। तो वो सेल क्या है, शुष्क सेल ही हम कह सकते हैं। जैसे कि घड़ी में जो सेल लगता है वो शुष्क सेल ही है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते एक बार। मतलब जैसे रिमोट में जो सेल लगता है, टीवी चालू करते होंगे तो रिमोट में जो सेल लगता है वो शुष्क सेल ही है, उसको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा सेल जिसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है द्वितीयक सेल, जिसे संचायक सेल के नाम से जानते हैं या संचायक बैटरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार चार्ज करने पर चार्ज करके, यहाँ पे चार्ज करके,
ठीक है ना, चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे क्या जी, जैसे कि इन्वर्टर की जो बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो हमारी हो गई जी। जैसे हमारी गाड़ी की जो बैटरियाँ होती हैं उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होगी उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये हमारे द्वितीयक सेल या संचायक बैटरी के अंतर्गत आएंगे। तो वही लिखा गया, ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जाता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीचा संचायक सेल में ही सब कुछ वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी ये सब आ जाएंगे, तो ये आप लिख लीजिएगा सीचा संचायक सेल। अगला आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है जी, कि ऐसा सेल मतलब इन सेलों द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब सिंपल सी बात है ना, ईंधन सेल क्या है, तो ईंधन सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईंधन के दहन ऊर्जा को, ईंधन का जो दहन ऊर्जा है, ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे हम क्या करते हैं, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम ईंधन सेल कहते हैं, समझ गए। तो ऐसा सेल जिसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईंधन सेल वह सेल है जो ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इन सेलों द्वारा, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सेलों द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। या आप अच्छे से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईंधन सेल वह सेल है जिसके द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे उत्प्रेरक आप याद रखेंगे, उत्प्रेरक कौन कौन से इसमें कार्य करते हैं, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है, एजी जो उत्प्रेरक है सिल्वर वो कार्य करता है। धातु के ऑक्साइड छिद्रिक सी के कैथोडों के बीच में होते हैं, मतलब यहाँ पे छिद्रित कैथोड होते हैं। विद्युत अपघट्य कौन कौन से पदार्थ होंगे, विद्युत अपघट्य में NaOH होंगे, KOH होंगे। NaOH किस तरीके से टूटेंगे, Na+ और OH- में टूटेंगे, KOH K+ और OH- में टूटेंगे, ठीक है ना। दक्षता क्या होती है, तो 70% इसमें होती है। ये नॉर्मली ये कुछ पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बट मोस्टली आप परिभाषा याद कर लेंगे, बहुत है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन सेल क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसका उपयोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सेलों का क्या उपयोग होता है जी, सेल या बैटरी का। सबसे पहले ये क्या कहते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। सेल या बैटरी जो होते हैं ना वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण से नाम मात्रा में होती है। दूसरी बात 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है, ठीक है ना। इसका तापमान 70 से 140 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब भी काम करेगा, और इसकी दक्षता जो होती है वो 70% होती है, ठीक है ना। तो ये था उपयोग। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल मैं अभी रहने नहीं दूंगा, अभी बहुत सारी टॉपिक पढ़ना है। बट मैं यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कर देते तो अच्छा होता। चलिए कोई नहीं जी, कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो बेटर ही लगेगा जी, अच्छा लगेगा मैं, बट कोई नहीं। चलिए अगला आता है हमारा मरकरी सेल या पारदर्श सेल, ठीक है ना। पारदर्श सेल या मरकरी सेल क्या होते हैं, तो मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है। मरकरी सेल क्या है जी, मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का मतलब कि जिसको हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, वही हमारा मरकरी सेल होता है। तो मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, स्वर्ण यंत्र और क्या होता है अन्य छोटे उपकरणों में प्रयोग करते हैं, वही है जी। मतलब मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, ठीक है ना, स्वर्ण यंत्रों में, ठीक है, और जो हमारे अन्य छोटे उपकरणों में प्रयोग करते हैं, वही हमारे क्या है जी, वही हमारे मरकरी सेल हैं, ठीक है। अगला हमारा, अभी यहाँ पे मरकरी सेल का हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था, चलिए कोई नहीं। अगला आता है, इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है लेकिन इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है,
इसमें मतलब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, बट फिर भी इसको चार्ज हम नहीं कर सके, आवेशित नहीं कर सकते हैं। अरे भैया अभी हमने प्राथमिक जब सेल पढ़ा था, प्राथमिक सेल, तो इसमें देखे था ना मरकरी सेल भी हमने पढ़ा था। वास्तव में ऐसे नहीं मरकरी लिखाता है, मरकरी इस तरीके से लिखाएगा जी, ठीक है ना, तो सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मरकरी सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल ही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको केवल हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिसके मरकरी सेल का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी घड़ियाँ होती है जैसे ये है, तो इसमें जो सेल होगा वो सब हो जाएंगे, स्वर्ण सेल यंत्र हो जाएंगे, ये छोटी छोटी हो जाएंगे जी। ये एक चलिए संचारण, संचारण क्या होता है ये अब हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज, समझिएगा। संचारण मतलब क्या होता है कि जंग लगना, जंग लगना ही संचारण कहलाता है। जैसे लोहे पे हम कहते हैं ना जंग लग गया है, तो वो संचारण ही है। तो क्या है, नमी तथा वायु के संपर्क में आने के कारण किसी धातु की सतह, क्या होता है, किसी धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ठीक है ना, संचारण कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी धातु है, ठीक है ना, तो यदि वो नमी मतलब जल के संपर्क में और वायु के संपर्क में आएगा ना, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपकी खिड़कियों में, दरवाजों पर लोहे का कोई भी ग्रिल लगा होगा, कोई भी लगा होगा, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि वो पानी, बारिश होती है तो पानी उस पर आएंगे ही, हवा चल ही रही है, तो नमी और वायु के संपर्क में आएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वहाँ पे जंग लगने लगता है, ठीक है ना, काले तरीके के पड़ने लगते हैं, या छोटी छोटी परतों में टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तो वही जो क्रिया है ना, वही संचारण है जी। तो वही हम कह रहे हैं कि नमी मतलब पानी और वायु मतलब आप समझ रहे हैं, तो नमी और वायु के संपर्क में आने के कारण धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाना ही संचारण कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे संचारण क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना संचारण है, चांदी का बदरंग होना संचारण है। जैसे होंगे कि लड़कियां जो पायल पहनती हैं, पायल समझ रहे हैं ना, तो पायल जब वो पैरों में अपनी पहनती हैं तो वो क्या होता है, पहले जब खरीदी होंगी तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चमकता है, बट जैसे जैसे उसकी टाइमिंग बीतती है, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है, तो वो देखेंगे तो वो काला पड़ने लगता है। तो काला क्यों पड़ा दोस्त, क्योंकि जब वो अपने पैरों को जब वो धोती होंगी तो वो क्या होता है, जो हम कह सकते हैं पायल है ना, उसमें भी क्या होता है, पानी पड़ता होगा, और जब वो पानी के साथ साथ वायु के संपर्क में आएगा तो वो बदरंग हो जाता है, मतलब उसकी जो कलर है ना वो समाप्त होने लगती है, काला पड़ने लगता है। पर उसी को अगर उसको सफाई किया जाए तो फिर से वो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चांदी का बदरंग होना उसको कहते हैं। अगला आता है तांबे व कांसे पर हरे रंग की परत का जम जाना। तांबा है या जो कांसा है ना, उस पर हरे रंग का एक परत भी जम जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, संचारण का ही क्या है, एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं लाइक है। अगला हमारा आता है संचारण जो है, इससे बचने का उपाय क्या है। तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं, 2-3 आप जान लीजिए, बहुत है। सबसे पहले है धातु की सतह पर वायुमंडल के संपर्क में न आने देना। जो धातु की सतह को ना, जो धातु है उसको वायुमंडल के संपर्क में ना आने देना। वायुमंडल का मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे वायु ना हो, वैसा मतलब ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ पर वायु ना हो, पानी ना हो, तो वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगा तो बच जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नॉर्मल व्यक्तियों के लिए कहाँ है जी, कैसे हम रख पाएंगे जहाँ वायु ना जाए, ऐसा तो है नहीं। अगला आता है धातु पर पेंट करना। जो धातु है ना, जैसे ग्रिल होता है, आपको क्या लगता है धातु पर पेंट करते हैं, जैसे कि दरवाजा लगा कोई भी लोहे का, और लोहे पर पेंट किया जा रहा है अलग अलग कलर से भी, ठीक है, तो उस पर प्राइमर मारा जाता है। तो क्यों मारा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे कि सर अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। अरे बाबू ऐसा नहीं है, अच्छा दिखने के लिए नहीं, उसको बनाया इसलिए गया है ना, पेंट को और जो प्राइमर को इसलिए बनाया गया है कि जिससे वो सुरक्षित रह सके। हाँ, भले ही सोच कर, दूरदर्शी सोच से बनाया गया है कि ये अच्छा भी रहेगा प्लस अच्छा दिखेगा भी, समझ रहे हैं, दूरदर्शी सोच है उनकी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने पेंट और प्राइमर बनाए हैं, ठीक है, जिससे सुरक्षित भी रहे, अच्छा भी दिखेगा, तो उसी लिए कहा जाता है जी। तो वो सुरक्षित करने के लिए हम करते हैं। तो सतह पर पेंट करके, धातु की जो सतह है उस पर पेंट करके हम बचा सकते हैं। सतह पर
बिस्फिनोल का लेप लगाकर, बिस्फिनोल जो होता है ना फिनॉल, उसका लेप लगाकर भी हम बचा सकते हैं। या धातु की सतह पर किसी अक्रिय धातु को ढक देना, मतलब धातु की सतह को ना कोई अक्रिय जो धातु है उससे हम ढक देंगे ना तो वो बच सकता है। बट इतना पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली हम लोग के लिए जो पॉसिबल होता है वो पेंट करके ही होता है, तो वो हम कर देते हैं जी, ठीक है ना। चलिए आशा करता हूँ आपको संक्षारण से बचने का जो उपाय है समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है जो आता है विद्युत रासायनिक सक्रियता या विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ना 4 नंबर में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है दोस्त, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो समझिएगा ये क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि जब विभिन्न तत्वों मतलब अलग अलग तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब हैं। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं ये हमने करा दिया है पहले, ठीक है ना। तो आप याद मुझे है विद्युत रासायनिक जो है ना, इसका तीसरा जब हमने पार्ट पढ़ाया था वैद्युत रसायन चैप्टर का, तो उसमें हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उससे क्या होता है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ रहे हैं। तो जब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम, ऐसे कोई भी है जी, तो इसको जब इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं किस क्रम में, बढ़ते क्रम में रखेंगे, तो उससे हमें देख रहे हैं ना एक ये श्रेणी इस तरीके से प्राप्त होंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि 118 तत्व है, सभी को एक श्रेणी में हम रखने लगे एक तरह से सीक्वेंस वाइज बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी ही, और उसी श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसको समझ में आ ही गया होगा, नॉर्मल सा है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसका हमें एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता उतना नहीं है, ठीक है ना। इसकी विशेषताएं ज्यादातर पूछी जाती हैं, या हम कह सकते हैं लक्षण या गुण। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को ये लक्षण गुण ये क्या है समझ जाइएगा। नॉर्मली है जी, सबसे पहली बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने पर, ठीक है ना, बढ़ाने के साथ साथ तत्वों के इलेक्ट्रोडों की ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ध्यान से अगर आप समझे तो देखिए कह रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से हम दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को बढ़ाने के साथ साथ, अगर विद्युत इलेक्ट्रोड विभव के मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को बढ़ाने के साथ साथ तत्वों को इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो तत्व होते हैं ना उनको इलेक्ट्रोडों को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अगर हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को अगर हम बढ़ाई देंगे ना, जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे तो जो तत्व हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में उन सभी की ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण किसको करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को करेंगे, तो तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही साथ जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं कि श्रेणी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने के साथ साथ तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक तो बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं, जो तत्व कहाँ पर होते हैं, जो तत्व ऊपर होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं ना, ऊपर होते हैं
उसको इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये आप याद रखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व क्या होंगे, ऊपर होंगे, वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, बहुत अधिक वैसे कह रहा है। तीसरा हमारा याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो तत्व क्या होते हैं, नीचे होते हैं ना, नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और ऊपर जो होंगे उनको त्यागने की क्षमता अधिक होगी, नीचे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। तो ये था जी हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसका लक्षण। इसमें कोई भी फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे बना लीजिए, बुक से आप जाकर उठाकर आप बनाइए अपना श्रेणी। बट मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जाम में मतलब कोई भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिख देंगे फुल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। जो वैद्युत रसायन हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये अब समाप्त हो गया। अदरवाइज 2 बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये तो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है ना, ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो ओनली मैं आपको बता दूं, ओनली 199 में आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट दोनों का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 199 में, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टरों का कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली 199 है दोस्त। आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, बट बुक में सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया होगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में जितना आपको जानना चाहिए उतना हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आसानी तरीके से सभी चैप्टर को कवर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स चाहिए, फुल कह दीजिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। इतना आप लिखेंगे, मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे तो हमारी टीम आपको जो पीडीएफ नोट है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर देंगे, चाहे वो फिजिक्स की हो केमिस्ट्री, दोनों को सेंड किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। जल्द ही इस चैप्टर का पूरा ये जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसका 1 शॉट एक वीडियो आएगा जिसमें ये पूरी कंप्लीट करा देंगे एक ही वीडियो में। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।